लगातार 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से फिर से हैं कमजोरी के संकेत और इस साल की निफ्टी की हफ्ते की पहली एक्सपायरी दबाव रहेगा या फिर आएगी रिकवरी। गिफ्ट निफ्टी है हल्के हरे निशान में। ऐसे में आज का ट्रेडिंग सेशन होगा बेहद अहम, बेहद इंटरेस्टिंग भी। आइए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इस साल की पहली निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उस पर अंजी की राय लेनी है। ये जो ग्लोबल मार्केट्स में है उस पर भी बात करनी है, पर उससे पहले कल जब हम मैच छोड़ के गए थे अनिल जी, 9 विकेट हमारे सामने 1.5 घंटे में गिरे थे। उसके बाद इंडिया ने अच्छे रन्स बनाए और फिर 0 पर 6 विकेट्स आउट हो गए। अरे पूछो मत, मतलब सारी 17 बॉल के अंदर खेल पलट गया। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। केएल राहुल साहब जैसे आउट हुए पीछे लाइन ही लगे, मतलब तू चल में आया टाइप्स। एक्चुअली विराट कोहली ने भी अपना विकेट इसी चक्कर में फेंक दिया। उन्हें लगा कि जितना मार सकता हूँ मार लूँ। ये वो एक्चुअली अगर आप नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं और सामने अगर एक ओवर में 3 विकेट निकल जाए तो नेचुरली कोई कितना भी जमा हुआ बैट्समैन वो बहुत अच्छे टच में थे, बहुत बढ़िया खेल रहे थे। लेकिन अब यही है, तो लीड थोड़ी और मिलती 101 रन की तो शायद बढ़िया होती, हैंडी होती। लेकिन अब मैच इंटरेस्टिंग होगा। मैं एक ही उम्मीद करता हूँ जी, 3 दिन चले। ये तो लग रहा है आज ही खत्म हो जाएगा जिस तरह से चल रहा है। 2 दिन 2.5 दिन वाला मामला लग रहा है अभी तो। लेकिन चलिए, कभी कभी वो कहते हैं कि टेस्ट मैच हमेशा बॉलर्स ही जिताते हैं, बैट्समैन नहीं। क्योंकि आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए एक टीम को 2 बार आउट करना होता है, 20 विकेट लेने होते हैं। वो बॉलर्स ही ले सकते हैं, रन आप कितने ही बना लें। एग्जैक्टली। तो चलिए, बॉलर्स के लिए ये टेस्ट मैच है, इंटरेस्टिंग होगा। आज का दिन भी आज देखते हैं क्या कुछ होगा। अभी भी 36 रन आ गई है भारत, देखते हैं। अच्छे लगने लगे हैं 36 रन। नाइस, मतलब अंडर 36 आउट कर दिया तो मजा आ जाए। वो भी हो सकता है, नेवर नो क्या होता है। जिस तरह से चल मैच इंटरेस्टिंग है, ये बात सही है बिल्कुल। चलिए, वहां पर है हमारी नजर, बट बाजार का एक्शन भी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनिल जी, पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं सर? आज के ट्रिगर्स सिर्फ कमजोरी का ही है। अमेरिकी बाजारों से संकेत कमजोरी का है। दिन के निचले स्तरों के आसपास जाकर बंद हुए बाजार, और जो संकेत आपके सामने, सबसे पहले तो अमेरिका में ब्याज दरें थोड़े लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती है। ये फेड के मिनट से आता हुआ दिख रहा है। जो 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स आपके सामने आए। इसका पूरा विस्तार से विश्लेषण होगा कि इस मिनट्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से डाउ 285 अंक घटा और साथ ही नेस्डेक 450 अंक लगातार चौथे दिन लुढ़का है। कुछ तो ऐसा खास बात है, बिल्कुल हम जानेंगे। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास है। डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर है। ये हल्के फुल्के थोड़े से रिकवरी के संकेत में। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर जो आज के सेशन में वो है एफआईज और घरेलू फंड दोनों की बिकवाली के आंकड़े। कल घरेलू फंड्स की तरफ से बिकवाली थी, लेकिन एफआईज उतना कोई ख़राब मूड बिगाड़ा नहीं था। लेकिन आज जो नंबर्स आपके सामने कल के सेशन के, वो दोनों ही तरफ से थोड़े से दबाव के संकेत बनाते हुए दिख रहे हैं। और कल भी हम यही बात कर रहे थे दीप कि अगर हम घटेंगे तो हमारे घटने का कारण डाउन नहीं होगा, हमारे घटने का कारण होगा एफआईज के नंबर्स। exactly. आप देखिए आज बिल्कुल एग्जैक्टली वही एफआईज के नंबर आपको बिकवाली का प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं, जिसका हम विस्तार से करेंगे विश्लेषण। बिल्कुल सर, तो एफआईज के नंबर पर आपसे करनी है बातचीत, बट पहले थोड़ा ग्लोबल मार्केट एक्शन कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से ये थोड़ा हेडलाइंस डोमिनेट कर रहा है, स्पेशली जो कल का एक्शन रहा है। ऐसा क्या कुछ देख लिया सर फेड के मिनट्स में कि इतना शार्प रिएक्शन दे दिया कल बाजार ने? क्या है, देखो, सुनने और पढ़ने में बड़ा फर्क है, राइट, है ना। आपने कुछ सुना जी, ढंग से नहीं सुना, आगे बढ़ गए, ठीक है। जितना आपने सुना, जिस अंदाज में सुना और उसका जो आपने मतलब निकाल लिया। लेकिन पढ़ने में आप जब पढ़ते हैं तो मतलब आप पूरा पढ़ के 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ के मतलब से निकालने की कोशिश करते हैं। यही हुआ है और कुछ नहीं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या? तो जब 13 दिसंबर को फेड की मीटिंग हुई थी और फेड की मीटिंग के बाद फेड ने जो संकेत दिए थे, वो बाजार ने ये सुने और ये समझे कि ब्याज दरें जल्दी से घटेगी, ज़्यादा घटेगी, मार्च से घटना शुरू हो जाएगी, इस साल 3 बार घटेगी। आपको याद होगा दीप, 14 दिसंबर को जब हमने सुबह शो किया था, तब मैंने कहा था कि फेड की बातों में कहीं ये नज़र नहीं आ रहा है कि उन्होंने कहीं एक बार भी आपको ये संकेत दिया हो कि 3 बार ब्याज दरें घटेगी, कहीं एक बार भी ये संकेत दिया हो कि मार्च से घटेंगी। ये बाजार ने अपने मन से सोचा है, मान लिया। अब कल जब फेड की मीटिंग आए तो कल फेड की मीटिंग में यही सब कुछ लिख के आया है जो हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि फेड के मिनट्स में कुछ ऐसा खराब लिखा हो, लेकिन वो सब नहीं लिखा जो बाजार सोच के बैठा है। उन्होंने वो लिखा जो उन्होंने सोचा था और उन्होंने कहा था। उन्होंने यही कहा है कि भाई जब तक ब्याज दरें, जब तक महंगाई नीचे में नहीं आती, ब्याज दरों पर हम कोई ढिलाई देंगे नहीं जी। उस दिन भी यही बात थी। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता
तब तक ब्याज दरें लंबे समय के लिए ऊपर बनी रह सकती है। ये फेड की मीटिंग्स में साफ लिखा है। तो फेड की मीटिंग पढ़ के आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि इस साल 3 बार ब्याज दरें घटेगी, है ना। कहीं भी ये नहीं कह सकते कि इस साल मार्च से घटना शुरू हो जाएगी। लेकिन चूंकि उस दिन अमेरिकी बाजारों ने माना कि भाई 3 रेट कट होंगे, और उसके बाद उसके बॉन्ड यील्ड्स भी इसी तरह से आए। सो ये मानना और मीटिंग में, अब जो मीटिंग में हुआ है, जो डिस्कस हुआ है, वो तो वही लिखेंगे। अब अमेरिका को मानना है नहीं मानना उनके हाथ में। सो बॉन्ड मार्केट, अमेरिका के बाजार अब भी यही मान रहे हैं कि रेट कट होगा, 3 बार होगा, लेकिन फेड के मिनट्स में ये नहीं लिखा हुआ है, और इस वजह से कल हल्का फुल्का करेक्शन आया। बाय द वे 2 चीजें इसमें, एक करेक्शन आना ठीक था क्या? बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जो बाजार सोच रहा था वो लिख के नहीं है। लेकिन करेक्शन क्या उतना है जिससे ये समझे आप कि अमेरिका में तो कमजोरी ज्यादा होनी चाहिए थी, अगर ब्याज दरें घटी नहीं रही, हायर फॉर लॉन्गर है, और कब घटेंगी पता नहीं, तो बिल्कुल कम है। अच्छा, फिर तो 350 पॉइंट का देखिए, डीप बड़ी तेजी तो बनी इसी वजह से। यस सर। किस वजह से बड़ी तेजी तो बनी? इसलिए रेट कट आएगा कि रेट कट आएगा। और भाई एक हमारा 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों का फेवरेबल आना, वो एक ट्रिगर था। दूसरा 3 रेट कट दूसरा बड़ा ट्रिगर था। तो दूसरा बड़ा ट्रिगर तो क्लियर कट था ना ग्लोबल मार्केट्स के लिए। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर क्या इतना ही घटना काफी है? जवाब है ना, फिर इस हिसाब से अमेरिका और घटना चाहिए। राइट। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अब अमेरिकी बाजार ये सोचने पे मजबूर होंगे कि हमने शायद जेरोमी पावेल साहब के भाव को, उनके शब्दों को ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से नहीं समझा, लेकिन मीटिंग्स में जो लिख कर आया है वो कह रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर अभी भी थोड़ा सा समय लग सकता है। आप 100% श्योर मान के मत चलिए। और कल थोड़ी थोड़ी ये बात अमेरिका के बॉन्ड मार्केट को समझ में आई है 2 तरीके से। हल्का सा बॉन्ड यील्ड ऊपर आया, ज़्यादा नहीं आया अभी भी। ऐसा नहीं कि अगर आप ये माने कि हायर फॉर लॉन्गर है तो बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे अभी भी ज़्यादा नहीं बढ़े हैं जी। दूसरा, जो 80% से ज़्यादा लोग मान रहे थे कि मार्च में ही ब्याज दरों में कटौती हो जाएगी, वो घटकर 65% के आसपास आ गए। राइट। सो अब वो ब्याज दरों में 90% थे, 90 से 65% आ गए। सो अब धीमे धीमे एक्सपेक्टेशन कम हो रही। सो कुल मिलाकर मामला ये है कि हम ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया, थोड़ी रियलिटी है, हकीकत की दुनिया में आए। ज़मीनी हकीकत जिसको कहते हैं, वो थोड़ी सी अमेरिकी बाजारों ने एक्सपीरियंस की है। इस पर 2 फॉलोअप सवाल पूछे। एक आपने एक्चुअली ये टच ही कर दिया था, बट एक तो जो बाजार में फिर एक यूफोरिया बन जाता है, हमेशा मार्केट सेंटिमेंट पर अहेड ऑफ रियलिटी हो जाता है। ये पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है। क्या वहां से फिर अब थोड़ा पुल बैक आ सकता है, और अगर करेक्शन आना है तो कितना आ सकता है? देखिए 106 का डॉलर इंडेक्स होगा तो किसी को खरीदना नहीं, क्योंकि वहाँ मार्केट बॉटम पे आपको दिखेंगे। बॉन्ड यील्ड आपकी 5% के आसपास होगी तो वहाँ पर किसी को लेना नहीं, क्योंकि वो आपको बहुत ऊंचा दिखेगा। 102 के नीचे डॉलर इंडेक्स हो और बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे हो तो आपको सबको लेना है। सो आई थिंक एक बढ़िया तेजी अमेरिकी बाजारों में हुई है। एक बढ़िया रनअप बॉन्ड यील्ड्स ने नीचे की तरफ का दिखाया है, डॉलर इंडेक्स अच्छा कमज़ोर हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गट-गटा के बंद ही हो जाएगा। सो आई थिंक अच्छे लेवल्स पे आए तो यहाँ से एक खबरों का सपोर्ट और प्राइस का सपोर्ट कम है। सो थोड़ा बहुत और नीचे जाने की जगह है अमेरिका में। मैं और नीचे, हाँ, हमारा 38,000 39,000 के आसपास का लक्ष्य था, लगभग वहाँ तक पहुँचा अमेरिकी मार्केट। अगर 2 से 3% की अमेरिका में कमजोरी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 2% तक की तो जगह कम से कम थोड़ी सी दिखती है। 1.5-2% तो इतना आराम से घट सकता है, और उतना घटना भी चाहिए ताकि आप आगे चलने के लिए फिर से बेस बनाएं। ऐसा नहीं कि उनका 1 फरवरी को बजट है, उससे पहले वो नर्वस रहे, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो आपके लिए एक काउंटर ट्रेड होता है कि जब आपका डॉलर इंडेक्स एकदम हाई है, बॉन्ड यील्ड एकदम बढ़े हुए हैं, मार्केट एकदम घटे हुए हैं, वो आपका लेने का टाइम है। और जब आपके ये तीनों ही रिवर्स हो रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड फिर लोएस्ट लेवल पे चल रहे हैं, डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ गया है, मार्केट भी एकदम हाईस पर चल रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा रुकना चाहिए। ये एक नॉर्मल रेगुलर रनिंग करेक्शन है जो अमेरिकी बाजारों में भी दिख रहा है, जो 1 से 3% यहाँ से और अमेरिकी बाजारों को घटाना चाहिए। अब 1% घटाएगा, 3% घटाएगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों में मुझे लगता है हल्की प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनेगा। और इसका ट्रिगर चाहे फेड की मीटिंग के मिनट से आए, चाहे किसी और वजह से, कुछ और डेटा भी आ जाने वाले हैं। कल पूरा जॉब्स डेटा भी आएगा, आज प्राइवेट सेक्टर का आएगा। तो ये डेटा है, कई बार क्या होता है जो डेटा हम सोचते हैं इंपॉर्टेंट मार्केट उस पर इग्नोर कर देता है, बिल्कुल। और कई बार ऐसे अचानक से किसी और डेटा पर करे। सो आई थिंक हल्के फुल्के करेक्शन के लिए अमेरिकी बाजारों में आप तैयार रहिए,
बाकी ऐसे कोई बड़े करेक्शन यू टर्न कि भाई हमने तेजी खत्म कर दी, टॉप बना लिया, वापस उधर नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 1 से 3% के करेक्शन के लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। 1 से 3% अभी भी आ सकता है ओवरनाइट अचानक। अब जैसे कल था, कल 50-60 पॉइंट से ज़्यादा नीचे थोड़ी थे डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स भी 30-40 पॉइंट नीचे थे, लेकिन करेक्शन अच्छा हुआ। लगातार 4 दिन से नेस्डेक घट रहा है, बढ़ा भी इसी तरीके से था, पहले हाई उसी ने मारे। सो आई थिंक थोड़ा सा हल्का सा सावधानी का संकेत है अमेरिकी बाजारों से, और कुछ परेशानी नहीं है। ठीक है, थोड़ा वहां पर कॉशन हो गया है। अच्छा, हमारे लिए बताइए, क्योंकि अब तक तो ग्लोबल फैक्टर्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, अब एक तो जो ग्लोबल मूड माहौल बिगड़ा है वो, दूसरा ऑलरेडी हम 3 दिन से नरम हैं, तो क्या ऑलरेडी हम एडजस्ट हो चुके हैं या फिर इसके बाद हमारा और हमारी भी सिमिलर सिचुएशन है दीप। देखिए, नवंबर की सीरीज की शुरुआत में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अनाप शनाप था, अलग ही था। दिग्गजों को लेकर, मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर तो हम मार्च अप्रैल से तेजी में, राइट। लेकिन नवंबर की सीरीज में जब 11% इंडेक्स लॉन्ग के हिसाब से आप शुरुआत करते हैं सीरीज की, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है कि क्या बेचेंगे, होगा तो बेचोगे। हम यही बोलते थे, क्या बेचोगे, आपके पास होगा तो। लेकिन यही आप 70% प्लस पे शुरुआत करते हैं जनवरी की सीरीज। हिस्टोरिकली जनवरी की सीरीज में पिछले 5 सालों में रिटर्न हल्के फुल्के नेगेटिव रहे हैं। बजट आपके सामने होता है, मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है, लोग थोड़े से ओवरबॉट हैं पोजीशंस के लिहाज से। 1 करोड़ 30 लाख शेयरों के साथ निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे आप शुरुआत करें, जो कि पिछले महीने 99 लाख था। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जो बाजार को थोड़ा सा हेवी बना रहे हैं, और हल्का करेक्शन होना चाहिए, वो हल्का करेक्शन होना ठीक है, बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। सो इस बार हमारी स्ट्रेटेजी पहले दिन भी बहुत क्लियर थी कि इंडेक्स में आपको बड़े रिटर्न बनेंगे नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक आपका एक्शन बनता रहेगा, और यही आज भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। नीचे में 21,200 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 21,800 22,000 रुकावट की जगह है। इस रेंज में आपको टाइम पास करना है पूरा इस महीने, थोड़ा नीचे आएगा। और अगर आपको अपने स्टॉक्स पे भरोसा है, दम है, और ब्रॉडर मार्केट की तेजी पे भरोसा है, सो आई थिंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी छोड़कर आप स्टॉक्स में भी रहेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट के मूड के विपरीत चलते रहेंगे। जिनको चलना है वो चलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल कल आपका रेलवे फिर से सुर्खियों में आ गया सेक्टर। आप देखिए, एक के बाद एक सारे रेलवे स्टॉक्स अच्छे एक्शन में आ रहे हैं। सो ये सेक्टोरल रोटेशन और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जनवरी की थीम है, जनवरी की थीम, और इसी पे फोकस करने से पैसे बनेंगे। इंडेक्स में दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। हमेशा आपको जैसे ही लगेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर, एकदम भागने को तैयार है, वहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस कल तो आपने सवाल पूछा भी था मुश्किल कि 3 दिन में लगातार अचानक से गिर जाता है। हाँ। ये अचानक से गिरने वाला जो मामला है जी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है ना। सो आई थिंक ये क्लियर कट है कि ऊपर से अचानक से फॉल आएगा, नीचे आपको लगेगा कि ये तो गया ब्रेकडाउन सब खराब हो रहा है, अच्छे सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करके रखो, वहाँ लेना है। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको इंडेक्स में लेने और कैश मार्केट के स्टॉक्स में सेलेक्टिव होके खरीदारी करनी है, ये ध्यान में रखना है। और उसके लिए आज कल एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी थी, आज फिर से वो बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए वो भी जानेंगे आपके साथ। कुछ और स्टॉक्स पे भी आपसे करनी है बातचीत। बाय द वे, पिक ऑफ द ईयर आज भी आ रहा है, इस पूरे हफ्ते एनर्जी ने वादा किया है 9 बजे पिक ऑफ द ईयर भी आएगा। आज की स्ट्रैटेजी के लिए कुछ खास? सिर्फ आज की स्ट्रैटेजी में पहले संकेत बता दूं, ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर हैं। एफआईज और घरेलू फंड्स के संकेत दोनों के नेगेटिव आमतौर पर कम देखने को मिलता है, लेकिन आज दोनों के नेगेटिव, और अगर आप कहें तो यहीं पर मैं उसका विश्लेषण पूरा कर डालूं। एफआईज ने 666 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में की है, लेकिन 2832 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचने हैं, बड़ा आंकड़ा, करीबन 3500 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स में, इसी भी लिहाज से छोटी नहीं। साथ में इंडेक्स फ्यूचर 618 करोड़, यानी कि दबाकर बेचा है, जितना बेच सकते थे, जितना बिक सकता था उतना बेचा है। और यही सबसे बड़ा ट्रिगर हमारे लिए है आज के लिए। और ऐसे में अगर गिफ्ट निफ्टी आपको मजबूत दिख रहा है, ऊपर खुलेगा, थोड़ा अच्छे लेवल पे आएगा, तो बेचने की राय होगी, 100% होगी। क्योंकि अनलेस कि आज एफआईएस कल का मूड बदल के अचानक से आ जाएगी, नहीं मुझे तो लेना, और वो मूड बदलने का मुझे अभी तो कारण नहीं दिखता, क्योंकि कल ऐसा भी नहीं कि ग्लोबल सपोर्ट हो, ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा ट्रिगर अचानक से कि भाई खाली बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने की वजह से बाजार हल्के हो गए। खाली बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी से तो काम नहीं चलता ना जी। तो और लोकल फंड ने भी पिछले 2 दिनों से इंटरेस्टिंग रुझान है, खरीदना नहीं है उनको, आप 2 दिन से बेच रहे हैं। हाँ, कल भी 863 करोड़ के आसपास की बिकवाली उनकी तरफ से होती हुई दिखी है। परसों 1950 करोड़ की बिकवाली थी। तो लोकल फंड भी थोड़े से सेंस कर रहे हैं कि मार्केट हैवी है, सो वो सपोर्ट उनका नहीं आ रहा। एफआईएस का बेचना है, तो फिर ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर भी वही करेगा जो दोनों बड़े कर रहे हैं। इसलिए अब इसमें टेस्ट जो है बाजार के लिए सबसे बड़ा क्या है? इट्स नॉट सेलिंग, इट्स
कॉन्फिडेंस ऑफ बायर्स, लैक ऑफ बाइंग नहीं होनी चाहिए। Right. अगर लैक ऑफ बाइंग है तो दिक्कत है। अगर सब ये सोचते मुझे इस भाव में नहीं लेना, तो बेचने वाला भले ही छोटा हो लेकिन भाव गिरा सकता भाव है, गिरा सकता है, करेक्ट है ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये क्या है, इंडेक्स देख के अगर आप कैश मार्केट के स्टॉक्स पे व्यू बना रहे हैं तो आपका है ना, जैसे इंडेक्स 100, 200, 150, 200 फॉर एग्जाम्पल कल था, कितने लोग आपको कल ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने कैश मार्केट के स्टॉक्स नीचे बेच दिए और 2 दिन के दौरान 5, 7, 10% ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। क्यों? कि आप इंडेक्स देखते हो, इंडेक्स देख के डर लगता है अरे यार मार्केट तो खराब हो रहा है, चलो इसमें अच्छा पैसा आ रहा है बेच दूं, और वो स्टॉक 5%, 10% ऊपर दिखता है। सो ये होने वाला है इस मार्केट में। इस मार्केट में आपका मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा, दिमाग में आपकी कितनी ताकत है, जिगर में कितनी ताकत है खड़े रहने की, कॉन्फिडेंस से रहने की। ये हो गई दिख रहा है साफ। किसी भाव पे जो रिटर्न्स आ रहे थे वो अब पॉसिबल नहीं, कभी भी लिया हुआ। बिल्कुल। सो एफआईज, डीआईज ग्लोबल 3 नेगेटिव आज, एफएनओ सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ये आज के संकेत। अमेरिकी बाजार करेक्शन के मूड में आज की स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने रख दूं। थोड़ा करेक्शन 1 से 3% का और हो सकता है। भारतीय बाजारों में भी एफआईज की तो ओर से और घरेलू फंड्स की ओर से थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर बढ़ रहा है। आज पहली वीकली एक्सपायरी है इस साल की, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव रहेगा, मानकर चले। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 तरीके से। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करनी है जो मैं आपको बताऊंगा, और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले। मजबूत शुरुआत हो, थोड़ा और दौड़ लगा ले तो हल्की फुल्की ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करते चले। चुनिंदा स्मॉल और मिड कैप शेयरों में खरीदारी का मौका अब भी है, रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। सेक्टर रोटेशन पर फोकस करें, फार्मा, रेलवे, जो फर्टिलाइजर जो चल रहा है, नेक्स्ट क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या चल रहा है, उस पर फोकस करके वहाँ पर आप ट्रेड करिए। ठीक है। अब जो लाइन कल मैंने बोली थी फिर रिपीट कर रहा हूँ, Yes, sir. नवंबर और दिसंबर के मुकाबले में पैसा धीमे बनेगा और कम भी बनेगा। बिल्कुल। बस अगर ये लाइन आपने गोट के याद कर लेना तो इस महीने कम से कम एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आपके पैसे नहीं लगेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लगेंगे नहीं, ये पक्का पता है। सो ये लाइन याद रखिए, नवंबर और दिसंबर के मुकाबले में पैसे कम बनेंगे और धीमे बनेंगे। तो अब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आप सिंपल एक ही चीज़ करेंगे ना दीप, मैं अपनी पोजीशन ट्रेडिंग की कम कर लूँ, करेक्ट सर, लिमिट में रखूँ, लिमिट में रखूँ, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। एक तो क्या होता है, आपको लगता है तुरंत बना रहे हो, ज़्यादा ले लो और फटाफट बेच दो। यस सर। एक आपको मालूम है लेने के बाद कम बनेगा और धीमे बनेगा, और हो सकता है लेने के बाद मुझे थोड़ी देर नीचे देखना पड़े, वेट करना पड़े। ये सब अगर आप तैयार हो जाएंगे मेंटली तो आप अपने आप पोजीशन कम करें। तो पोजीशन साइज रिड्यूस करना बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी आपके इस बार। ठीक है। अब कुछ लेवल बता दूं जी। 21,250, 21,350 अच्छा सपोर्ट है, 47,200, 47,400 अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में 2 लेवल बता देता हूं, जिसके पार निकले तो मजबूती का पहला संकेत आता दिखेगा। मजबूती से भी ज़्यादा ही कहूँगा कि कमजोरी खत्म होने का पहला संकेत आएगा। 21,675 के ऊपर बंद होना जरूरी है और 48,000 के ऊपर बंद होना जरूरी है बैंक निफ्टी का। अगर इन 2 लेवल के ऊपर आप आज बंद होते हैं तो फिर कमजोरी खत्म होने का या रुकने का संकेत पहला मिलेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि करेक्शन कहाँ पूरा, आज जैसे मैंने बताया भी रील में कि इस करेक्शन में बाजार नीचे कितना जा सकते हैं, वो मैंने आज डाला भी था कि कहाँ वो सपोर्ट लेवल है जहाँ तक बाजार करेक्शन में गिर सकता है, और किस लेवल से बाजार घूमेगा वो जैसे ही पहला संकेत आता हुआ दिखेगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा कहाँ और कैसे से आपको, ताकि ध्यान रखना है कि बाजार कहाँ से घूमने वाला है। बट और ध्यान में रखिएगा। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए पूरा एक्शन इस समय। बड़े लेवल सर आज के लिए क्या है? 21,400, 21,450 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। इसके ठीक नीचे 21,250, 21,350 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आपको अपनी सारे शॉर्ट्स काट के लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए। हायर साइड पे 21,550, 21,600 पहली रेंज है जहां खुलकर थोड़ा सा टाइम पास करेंगे। ऊपर की तरफ 21,650, 750 वो रेंज है जहां पर आपको अपनी सारी लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर से तो शॉर्ट भी करें। बैंक निफ्टी 47,400, 47,500 पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज के आसपास आ जाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करें कि इसे ना तोड़ें। नीचे 47,000, 47,200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है जहां पर शॉर्ट काट के लॉन्ग पोजीशन बनाने की भी राय होगी। बैंक निफ्टी में खरीदारी का मजबूत जोन है। आज बैंक निफ्टी में दोनों ऊपर के और नीचे के लेवल स्ट्रॉन्ग बाय जोन और स्ट्रॉन्ग सेल जोन निकाले मैंने। उसका रीजन ये दीप कि बैंक निफ्टी ने अपना करेक्शन अपनी पोजीशन कम कर ली है कल के करेक्शन में। निफ्टी के लिए आज होना वो बाकी है। ऊपर की तरफ 47,850, 48,000 पहली रुकावट की रेंज पार करके निकले तो 48,075, 48,225 जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों करनी है। ओके, ये है आपके बड़े लेवल्स भी। एफआईएस की पोजीशन 3 दिनों से हल्की कम होती जा रही है। 70 वाली अब 66 हो गई।
पुट कॉल रेशियो भी बैंक निफ्टी का ऊपर गया, निफ्टी का कम हो गया सर। बैंक निफ्टी का भले ऊपर है लेकिन पोजीशन है ही नहीं, पोजीशन है नहीं, एक्सपायरी हो गई। अभी से बता दूं, बैंक निफ्टी डेटा नॉट वर्थ डिस्कस, लिखा ही नहीं, आप देखो डेटा, खाली निफ्टी के डेटा पता ही था आपको। 5-10 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट भी नहीं, उसमें लिखना है, छोड़ो। तो इसलिए बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो मायने नहीं रखता, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, 0.77 लोअर साइड पे, अच्छी बात है। ठीक है, स्टॉप लॉसेस फिर 21,425 इंट्राडे क्लोजिंग एक ही रखिए, जिनको इंट्राडे छोटा रखना है वो 21,500 का भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 21,425 ज़्यादा बेहतर है, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी इंट्राडे 47,400 कल के लो से थोड़ा सा नीचे, क्लोजिंग या तो 47,400 रखिए या 47,650 कर लीजिए अगर छोटा रखना है। मैंने कल भी कहा था बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस छोटा रखिए, दीप कल का स्टॉप लॉस आपको दिया था 47,700 जी क्लोजिंग बेसिस पे, कल का क्लोजिंग 47,704 है, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वहीं जाकर बंद हुआ है स्टॉप लॉस के लेवल पे, वो लेवल एकदम परफेक्ट उसी लिए निकाल के रखा था कि ताकि वहाँ रहे। अब आइए शॉर्ट साइड पे 21,700 थोड़ा सा दूर है, लेकिन यही स्टॉप लॉस बनता है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, और बैंक निफ्टी पर 48,000 का है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, ये स्टॉप लॉस आप फॉलो करिएगा। ओके, नई पोजीशंस पर आते हैं सर। फिर आज इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी तो ठीक दिख रहा है, बट बाकी ग्लोबल संकेत हमारे लिए आज नेगेटिव आए। कैसी होगी शुरुआत और क्या करें? मजबूत शुरुआत के संकेत है, और अगर मजबूत शुरुआत होने के बाद 21,675 की रेंज में आपको निफ्टी मिलता है तो यहाँ पर दो टुकड़ों में बिकवाली करनी है। 600 के आसपास से कीजिए, 675 के आसपास दूसरी, 775 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 21,550, 525 और 21,500 तीन छोटे टारगेट, 21,475, 450 दो मीडियम टारगेट और 21,400 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली, ये आपको लिए बिकवाली के रहा है। और अब जो लोग खरीदना चाहते हैं जी, उनको खरीदने के लिए 21,350 से 21,450 की रेंज परफेक्ट है। अच्छा, पहले खरीदारी की आ गई, ओके, अब ये आपके लिए अब खरीदारी की रेंज आ गई। 21,350 21,450 खरीदारी की रेंज है, 21,250 का स्टॉप लॉस है, 21,500 और 550 दो छोटे टारगेट, 600 650 दो मीडियम टारगेट, 675 725 फाइनल टारगेट। 21,350 21,450 की रेंज में दीप कैसे खरीदना है? तीन टुकड़ों में, 350 400 450, हर 50 पॉइंट पे खरीदना है। निफ्टी दो ही टुकड़ों में खरीदना है, ध्यान रखें, ये दो ही टुकड़ों में बेचना, 2 टुकड़ों में 600 और 675 में बेचना, दो ही टुकड़ों में खरीदना, तीन टुकड़ों में। ठीक है सर। अब आइए बैंक निफ्टी, बेचना है 48,000 48,225 की रेंज में मिले आपको तो बैंक निफ्टी बेचिए, 48,000 के आसपास थोड़ा बेचिए, 48,075 के आसपास थोड़ा और 48,200 के आसपास थोड़ा और, तीन टुकड़ों में यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 48,350 का स्टॉप लॉस होगा, 47,925 47,850 दो छोटे टारगेट, 47,775 47,700 दो मीडियम टारगेट, 47,650 और 500 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। दूसरा तरीका ये कि अगर आपको लगा रहे तो होगा ही नहीं तो फिर आप 48,000 के ऊपर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर बेच सकते हैं। कल हमने क्लोजिंग शो में बैंक निफ्टी में बिकवाली की राय भी दी थी, 47,500 के आसपास के टारगेट हैं मेरे, तो 48,000 के स्टॉप लॉस से आप बेचें। टारगेट जो बनेंगे 47,500 425 दो छोटे टारगेट हैं, 47,325 47,200 दो मीडियम टारगेट हैं, 47,100 47,000 तक के बड़े टारगेट बन सकते हैं अगर ग्लोबल सपोर्ट ना मिला तो। ओके, खरीदना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय 47,400 47,500 की रेंज में बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस होगा आपका 47,200 का और टारगेट आपके जो बनकर आएंगे 47,650 700 दो छोटे टारगेट हैं, 47,775 और 850 दो मीडियम टारगेट है, 47,925 और 48,000 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। गॉट इट। चलिए, ये है पूरा मौका और आज की स्ट्रैटेजी भी। बायन लिस्ट में नाल्को की एंट्री हो गई जो कल हमने आपको बता ही दिया था, एक्सपेक्टेड भी था। तो आज 7 स्टॉक्स हैं बैन में, नाल्को फ्रेश एंट्री वाला, और बने हुए हैं आपके लिए डेल्टा, IEXL, जी बलरामपुर और हिंदुस्तान कॉपर भी। निफ्टी के कोई लेवल्स जहां पर रखनी है नजर सर? बैंक निफ्टी में दीप 21,500 मेक और ब्रेक लेवल है, 21,500 के नीचे ट्रेड करते थोड़े और कमजोर हो जाएंगे। 95 लाख शेयर पुट में वहां पर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 21,600 आपके लिए पहले रुकावट, अगर मजबूत खुल के 21,600 तक आएंगे वहाँ पर करीबन 1 करोड़ 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जो ऑलमोस्ट हाई है। तो इनिशियली आपको 21,500 21,600 की रेंज को ट्रेड करना है, बस यही है। और बैंक निफ्टी के डेटा कुछ है नहीं खास, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ओके, चलिए, ये है पूरा एक्शन और सेटअप आज के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी से उनका स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर, कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? दीप दो दे रहा हूँ स्टॉक, एक खरीदारी और एक बिकवाली कराए।
एचसीएल टेक, ये वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राह है। 1466 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिकवाली कर सकते हैं। कल के हाइस पर स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बिकवाली करिए। 1431 का बंद हुआ है, बाजार थोड़े हरे निशान में खुलने के मूड में। एक मौका अगर मिले थोड़ा और ऊपर बेचने का, से 1450 के आसपास, मजा ही आ जाए। 1415, 1400 और 1385 तीन टारगेट के लिए एचसीएल टेक में बिकवाली करें। वैसे लॉन्ग टर्म हम आईटी शेयरों पर बुलिश हैं, लगातार खरीदारी की राय दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। और एक और चीज़ जो कहना चाहता हूँ, कई सारे आईटी स्टॉक ऐसे हैं दीप जो आपको इस रिजल्ट सीजन में गिरावट दिखाएंगे खराब रिजल्ट के दम पर, और वो एक मौका देंगे आपको। जो एसआईपी करने का मैंने याद दिलाया, उसकी तैयारी रखिए, क्योंकि कई सारे आईटी स्टॉक्स हैं जिनमें रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं आएंगे जितने स्टॉक भाग गया। हर चीज़ भाव से अच्छी है। एग्जैक्टली अगर बिरला सॉफ्ट 400 का 700 हो जाता है तो भाव से अच्छा नहीं है। एचसीएल टेक 20-25% बढ़ जाता है तो भाव से अच्छा नहीं। तो ये स्टॉक जो हल्के फुल्के करेक्ट हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं, ग्लोबल सपोर्ट नहीं है, रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट पर कितने खड़े होते हैं उसको कॉन्फिडेंस है। एक साल आगे का भी अच्छा है, लेकिन एक क्वार्टर आगे का भी अच्छा है क्या, तो उसका उस पर क्वेश्चन मार्क है। इसलिए दोनों में आपको फर्क समझना पड़ेगा। तो आपको आईटी शेयर अभी नहीं खरीदने, इस रिजल्ट पे खरीदने, और रिजल्ट के पहले एक मौका आपके लिए शॉर्ट करने का बन सकता है यहाँ पर। यह है एचसीएल टेक। दूसरा है टाटा मोटर्स, हमारा ऑल टाइम फेवरेट। मतलब इस स्टॉक पे तो दिल ही आया हुआ मेरा, प्यार ही प्यार है मेरा इस पे। इतना मतलब कभी आज तक इसने निराश ही नहीं किया। इस साल भी हमारा स्टॉक ऑफ द डे था, मतलब 2023 में एकमात्र निफ्टी का स्टॉक जो डबल हुआ। और स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर इस साल के स्टॉक ऑफ द डे टाटा मोटर्स, डीएलएफ, टाटा कम्युनिकेशन, सब ने कमाल किया है। और टाटा मोटर्स मैं बार बार कहता हूँ, अगर ये 1500 से 2000 रुपये ना हो तो इस कंपनी का होके भी क्या फायदा। करेक्ट सर। तो ये तो अभी भी यहाँ से दुगुना होने की ताकत रखता है। कोविड का लो मालूम है कितना था? मेरे ख्याल से 150 के आसपास होना चाहिए। 70 10 गुना ऊपर 10 गुना भी अब तो ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा 70 रुपये था। गजब। तो टाटा मोटर्स 770 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 792, 800 के दो टारगेट के लिए। ये ट्रेडिंग टारगेट है, बाकी तो आपको पता ही है कि बेचने ही नहीं है। बुल अच्छे खासे बुल ट्रेंड में है। दूसरा जेपी मॉर्गन ने अपग्रेड किया है, बढ़िया अपग्रेड किया, न्यूट्रल से ओवरवेट। 680 से टारगेट 925 का। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स में सबसे बड़ा टारगेट यही है 925 का, मेरे बाद। मेरा तो यही है 1500 का, लेकिन मेरे आपके बाद आते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो बड़े टारगेट सारे। कल एक्चुअली एमएनएम पर भी एक बड़ा टारगेट आया था, हम बात कर रहे थे, आई थिंक मुतला था। अब टाटा मोटर्स पर एक बड़ा, लेकिन ये है कि जेपी मॉर्गन की फॉलो बाइंग आती है। एक स्टॉक ऑफ द डे 9 बजे है और एक पिक ऑफ द ईयर 9 बजे। आप बिल्कुल तैयार हैं हम सर? 9 बजे का स्टॉक ऑफ द डे और पिक ऑफ द ईयर दोनों लेने के लिए तैयार है। हम हमारी रिसर्च टीम के साथ बात करने के लिए भी वरुण, कुशल और आशीष हैं स्टूडियो में हमारे साथ। वरुण, मॉर्निंग, करिए शुरुआत। खबरें, ट्रिगर्स कौन सी लेकर आए? तो मॉर्निंग दी ट्रिगर्स में 2 ही ट्रिगर्स है, जिसमें से एक तो नतीजे शुरू हो जाएंगे, लेकिन कैश के, एफएनओ के नहीं। जीएम बेवरेज के नतीजे आने वाले, सबसे पहले यही नतीजे देता है। दूसरा ग्रासिम बोर्ड की बैठक है, राइट इशू पे ये विचार करने वाले हैं। क्वार्टरली अपडेट्स है इंडसइंड बैंक के, जहाँ पे नेट एडवांसेस 20% बढ़े हैं, डिपॉजिट्स में 13% की बढ़ोतरी है। कासा रेशियो सब के तरह इनका भी गिरा है, 39.4 से गिर के 38.5। बजाज फाइनेंस क्वार्टरली अपडेट, न्यू लोन बुक 26% बढ़ी है, डिपॉजिट्स में 35% की बढ़ोतरी हुई है, एयूएम में 35% की बढ़ोतरी देखने मिली है साल दर साल। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एकमात्र बैंक है जहाँ पे कासा रेशियो बढ़ के आया है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले डिपॉजिट 29% बढ़ा है, कासा रेशियो 24.1% से बढ़ के 25.3% पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस लोन बुक 27% बढ़ा है, डिसबर्समेंट 17% बढ़ के आया है, ग्रॉस एनपीएस में कमी देखने मिली है, और कलेक्शन एफिशिएंसी महीने दर महीने बढ़ के आई है, 98% से बढ़ के 99%। आईएक्स क्वार्टर 3 का अपडेट है, कुल वॉल्यूम्स में करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, और साथ ही साथ डीएम वॉल्यूम्स जो है उसमें 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ ये जो डे अहेड मार्केट है, इसकी क्लियरिंग प्राइस जो है उसमें साल दर साल 13% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। तो इसके लिए आईएक्स पे भी नजर रखिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जहां पर आज रिएक्शन दिखेगा। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं?
मॉर्निंग डीप खबरों में वेदांता है, तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट इनके भी आए हैं। कुल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 6% बढ़कर 5.99 लाख टन हैं। साथ ही रिफाइंड जिंक प्रोडक्शन 4% घटकर 2.03 लाख टन पर आया। रिफाइंड लेड प्रोडक्शन भी 21% की बढ़त दिखा रहा है। सिल्वर प्रोडक्शन में भी 22% की आपको बढ़त देखने को मिली है। साथ ही एक और खबर भी है इनके लिए, बॉन्ड को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कंपनी को जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वहाँ पे उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। साथ ही पूनावाला फिनकॉर्प यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बिजनेस अपडेट है, जहाँ पर तीसरी तिमाही में जो इनका डिस्बर्समेंट है वो 159% बढ़ता हुआ 8,730 करोड़ पर आया है। साथ ही जो QOQ बेसिस पर देखेंगे तो 12% की बढ़त रही है और AUM में सालाना आधार पर 57% की ग्रोथ के साथ 21,850 करोड़ पर तीसरी तिमाही का इनका अब AUM जा पहुंचा है। साथ ही पूनावाला फिनकॉर्प के साथ साथ आपको क्लास 8 ट्रक जो ऑर्डर्स हैं उस पर भी अपडेट आता हुआ दिखा है, जिस वजह से भारत फोर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग, GNA एक्सेल और संवर्धन मदरसन फोकस में रहेंगे, क्योंकि दिसंबर में नॉर्थ अमेरिकी क्लास 8 ट्रक बिक्री जो है 5.9% घटती हुई नजर आई है 26,620 यूनिट्स पर, और इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिले। चंबल फर्टिलाइजर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर 8 जनवरी को बाईबैक के प्रस्ताव पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही धामपुर शुगर पर भी नजर रखिए। कंपनी ने बाईबैक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 10 लाख शेयरों का बाईबैक ये करेंगे। टेंडर ऑफर के जरिए 300 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये बाईबैक इन्होंने रखा है, जो कि मौजूदा भाव से करीबन 11.5% प्रीमियम पर है। और अंत में सेल, यहाँ पर इसकी जो सलेम स्टील प्लांट है उसके विनिवेश के प्लान को इन्होंने टाला है और हाल के जो EOI है उसको निरस्त कर दिया है, और इसी वजह से सेल भी फोकस में रहने वाला। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों का एक्शन जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए, ब्रोकरेजेस ढेरों रिपोर्ट आज भी आई है, चलते हैं। माफ कीजिएगा, आई थिंक एक और क्वेश्चन है। हाँ वरुण, माफ कीजिएगा, बताएं, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास? हाँ है, कुछ और खबरें भी है, जिसमें शुगर स्टॉक्स जो है वहाँ पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि टैरिफ रेट कोटा के तहत US को 8,606 टन चीनी एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी मिली है। 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 के बीच एक्सपोर्ट्स को जो मंजूरी मिली है, और एक्सपोर्ट्स के लिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। DGFT ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। RCF पे नजर रखिएगा, क्योंकि 1200 MTPD का एक फर्टिलाइजर प्लांट है, उसको लगाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उनसे मंजूरी मिली है। महाराष्ट्र के थाल में ये प्लांट लगाने के लिए मंजूरी इस कंपनी को मिली है। सूर्य रोशनी, इस कंपनी को ओडिशा अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड, इनसे 72 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और BGR एनर्जी, SBI सेंट्रल बैंक, इन बैंक्स पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के कुछ एसेट्स है उनको SBI के तरफ से सब स्टैंडर्ड घोषित किया है। SBI पे इनका एक्सपोजर करीब 2600 करोड़ रुपए के आसपास का है। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस कंपनी के 74 करोड़ रुपए के कर्ज को NPA घोषित कर दिया है। तो कंपनी दिक्कत में है। बैंक्स और SBI तो मेरे ख्याल से 7वां या 6वां बैंक है जिन्होंने इनके एसेट्स को सब स्टैंडर्ड घोषित किया है। ये है आपके लिए कुछ और एक्शन जहां पर आपको रखनी है नजर खबरों के लिहाज से। आइए अब जानते हैं ब्रोकरेजेस कहां पर आ रही है रिपोर्ट्स आज FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की टॉप रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले टाटा मोटर्स के साथ करते हैं शुरुआत। बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट देखें, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। पहले न्यूट्रल की राय थी, अब ओवरवेट की रेटिंग है, और जो टारगेट प्राइस है वो 680 रुपये से बढ़ाकर 925 रुपये कर दिया। 781 रुपये का भाव चल रहा है, और ये मान रहे हैं कि अपग्रेड के पीछे कारण है कि लगातार फ्री कैश फ्लोज में बढ़िया बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। साथ में मार्केट पोजीशनिंग बेहतर हो रही है, बैलेंस शीट की डीलेवरेजिंग हो रही है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो EPS के एस्टिमेट्स में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, 20 से लेकर 30% की है FY 26 तक। इसके अलावा मैक्वायरी भी अगर आप देखें तो ये भी बुलिश है, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 750 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी पोर्ट्स, खबरों के बीच HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 920 से बढ़ाकर 1250 कर दिया है,
₹1094 के करीब का भाव चल रहा है। बजाज फाइनेंस यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट्स का असर देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, ₹7,385 का भाव है, ₹10,000 का टारगेट दिया और ये मान रहे कि AUM ग्रोथ अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही 7% की देखने को मिली है। साल दर साल के आंकड़े देखें तो और भी बेहतर देखने को मिले और आगे जाके मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। इसके लिए स्टॉक के ऊपर बुलिश है। नॉमिरा भी खरीदारी की राय दे रहे हैं ₹9,500 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, ₹1,601 का भाव, ₹1,850 का टारगेट दिया और ये मान रहे कि सीक्वेंशियली अगर आप देखें तो लोन ग्रोथ में थोड़ा सा मॉडरेशन आपको देखने को मिला, लेकिन साल की जो करीब 20% की ग्रोथ है अपने आप में काफ़ी अच्छी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इनको रडार पर रखेंगे क्योंकि BPCL पर आ गया है CLSA की तरफ से डाउनग्रेड, टारगेट है ₹420 का। वहीं HPCL पर भी अगर आप देखें तो डाउनग्रेड कर दिया है और टारगेट 345 से बढ़ाकर 360 कर दिया, लेकिन स्टॉक चल रहा है ऑलरेडी ₹422 पर। IUC पर भी देखें तो सिमिलर रेटिंग एक्शन है, टारगेट ₹105 के ₹133 का भाव चल रहा है। इंडियन होटल्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली मान रहे हैं कि डबल डिजिट की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है आगे जाकर और मुंबई में जो नई लॉन्चेस है इसका एक फायदा मिलेगा। ₹450 का भाव चल रहा है, इन्होंने टारगेट 450 से बढ़ाकर 490 कर दिया है। जोमैटो पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 140 से लक्ष्य को बढ़ाकर 150 कर दिया है। डिलीवरी पर मॉर्गन स्टैनली रेटिंग को कर रहे हैं अपग्रेड और टारगेट 440 से बढ़ाकर 455, ₹397 का भाव चल रहा है। और जुबिलेंट फूडवर्क्स और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि आगे जाके EPS डाउनग्रेड की साइकिल कंटिन्यू रह सकती है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट 340 से घटाकर 325, लेकिन स्टॉक चल रहा है ₹554 पर। और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड यहाँ पर भी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लेकिन टारगेट प्राइस 1070 से घटाकर 1010 कर दिया। हालांकि ये स्टॉक चल रहा है ₹816 पर। ये तो सिर्फ टॉप रिपोर्ट्स है, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? बहुत काम के एनालिस्ट ने बहुत रिपोर्ट्स आई हैं। पूरे कंज्यूमर पैक पर देखिए, जेफरीज की बड़ी एलैबोरेटेड रिपोर्ट है जहां पर टाटा कंज्यूमर पर डबल डाउनग्रेड आ गया है और टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो इन्होंने ₹1,030 से बढ़ाकर 1140 कर दिया, ₹1,085 का भाव है। ब्रिटानिया पर भी अगर आप देखें तो सिमिलर एक्शन है, रेटिंग को किया है डबल डाउनग्रेड और लक्ष्य बढ़ा है, 5,100 से बढ़ाकर 5,550 कर दिया है। डाबर पर नजर रखिएगा, पॉजिटिव एक्शन यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि रेटिंग को डबल अपग्रेड कर दिया है। अब ये होल्ड से खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने हालांकि अगर आप देखें तो 600 से बढ़ाकर 650 कर दिया, ₹550 का भाव चल रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने भी लक्ष्य को बढ़ाकर अगर आप देखें तो ₹604 किया है। नेस्ले पर जेफरीज की तरफ से होल्ड की रेटिंग है, ₹24,750 का टारगेट दिया है। कोलगेट पामोलिव यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य ₹2,820 दिया है। HUL पर भी अगर आप देखें तो एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है और ITC यहाँ पर भी इंपैक्ट है, ₹540 का टारगेट है। GCPL पर भी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य 1,200 से बढ़ाकर ₹1,400 कर दिया है। और हुनासा कंज्यूमर्स यहाँ पर अगर आप देखें तो जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 530 से बढ़ाकर 590 कर दिया है। IT स्टॉक्स पर भी बहुत सारी रिपोर्ट है, लेकिन एक दो ही बताऊंगा मैं आपको। HCL टेक यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आ गया डाउनग्रेड और लक्ष्य 1400 से बढ़ाकर 1470 कर दिया है। TCS पर JP मॉर्गन की तरफ से अपग्रेड है, ₹3700 का टारगेट है। और अंत में LTTS यहाँ पर देखिए रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की तरफ से जहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है और टारगेट 3200 से सीधे बढ़ाकर 5800 कर दिया है, ₹5115 का भाव चल रहा है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जहाँ पर आज है भरपूर एक्शन। पिछले साल के आखिरी हफ्ते 10 दिन बहुत ज़्यादा आराम करने के बाद अब आशीष ने फिर से रिपोर्ट्स का सिलसिला जोर और शोर से शुरू किया। बिल्कुल सर, अभी तो रिजल्ट सीजन शुरू नहीं हुआ और 5 पेज रिपोर्ट्स आज मेरे पास अभी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, बढ़िया। आइए कुछ और एक्शन पर करते हैं फोकस। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल तैयार है हमारे साथ आपके मदद करने के लिए। पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ किया जाए स्वागत। गुप्ता साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करें सर, बताएं पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अरुण जी, सुप्रभात दीप, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, पिक ऑफ द डे कैश मार्केट का एक स्टॉक है। हमने कल देखा कि कल कैश सेगमेंट के रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छी ट्रैक्शन बनती हुई थी और इस स्पेस में काफी अच्छी खरीदारी, डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली। आज जो स्टॉक मेरे रडार पर आया है, स्टॉक है शोभा डेवलपर्स, जिसमें कल एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है।
यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1119 रुपए के आसपास का अनिल जी बंद है। मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते अगर कोई छोटा मोटा डिप मिलता है तो 1105 1110 तक इसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पर 1090 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड में मुझे लगता है कि 1160 और 1175 रुपए तक के दो टारगेट्स आज या कल में शोभा डेवलपर्स में देखने को मिल सकते हैं। शोभा डेवलपर्स ये है आपके लिए पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। स्वागत सेठी साहब का भी भरपूर है। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पहले तो पिछले 3-4 दिनों की जो गिरावट है बाजार की, उसके बाद आज मुझे लगता है एक रिकवरी का दिन होना चाहिए। हालांकि कल यूएस के मार्केट्स में गिरावट आई पोस्ट द फेड की जो मीटिंग के मिनट्स आए और उसके बाद ये लगने लगा कि मार्च में जो कटौती बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है बट ऑल सेड एंड डन 3-4 दिन की इस गिरावट के बाद और बाकी हमारे एंड पे खबरें पॉजिटिव है। एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक तो काफी स्टॉक्स में पॉजिटिव खबरें हैं। तो अनिल जी, दो पिक ऑफ द डे है। पिक्स ऑफ द डे मतलब एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक F&O का स्टॉक है। जो F&O का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह है वो आपका पसंदीदा बार बार रिकमेंडेड चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की सलाह है। 386 पे कल बंद हुआ है और 400 रुपए के आज के टारगेट, 380 का स्टॉप लॉस। इसमें भी सोमवार को बोर्ड बैठक इन्होंने अनाउंस करी है जिसमें ये बाईबैक पे विचार करेंगे। तो मुझे लगता है वैसे भी स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है, फर्टिलाइजर स्टॉक सब तेजी में है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो खरीदारी करने की सलाह चंबल फर्टिलाइजर्स में। और जो कैश मार्केट का स्टॉक है फ्रॉम अ पिक ऑफ द डे पॉइंट ऑफ व्यू वो है पूना वाला फिनकॉर्प। 431 पे कल बंद हुआ है, 445 का टारगेट, 425 का स्टॉप लॉस। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, कई बार मैंने निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है और बहुत ही दमदार इसके अपडेट्स आए हैं इस क्वार्टर के। मुझे लगता है स्टॉक में आज एक अच्छी तेजी होनी चाहिए, तो पूना वाला फिनकॉर्प में भी खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए दो स्टॉक। चंबल फर्टिलाइजर जहां बायबैक की घोषणा हुई है, 7 तारीख को होगी बोर्ड बैठक और लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रायदीप 400 पहुंचने की तैयारी में। आज सेठी साहब के टारगेट है तो आने कोई सवाल ही नहीं। सेठी साहब 400 का टारगेट दिया है, 450 का आज का तो 400 का दिया अनिल जी, ग्रेजुअली 450 भी होगा अनिल जी। ओके, इवेंचुअली 450 और आज का टारगेट 400 का है। वही पूना वाला फिनकॉर्प 441 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। बंसल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी भरपूर। बताएं सर, क्या खरीदेंगे या बेचेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदेंगे और खरीदेंगे टाटा मोटर्स। अनिल जी, टाटा मोटर्स पे खरीदारी की राय है। 782 की क्लोजिंग है, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 2 सत्र पहले ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद 2 दिन साइडवेज हो गया, दोबारा चलने को रेडी हो रहा है। 770 770 का लगाना है स्टॉप लॉस। 800 के टारगेट के लिए टाटा मोटर है पिक ऑफ द डे। ओके, 800 रुपए तक के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में करें खरीदारी। आज बढ़िया रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की 900 प्लस के टारगेट के लिए जो आई है उसका असर दिखेगा ही दिखेगा। आइए सेठी साहब से जानते हैं उनकी कुछ और बेहतरीन पिक्स वायदा कारोबार के और कौन से शेयर हैं जो सेठी साहब को हैं पसंद। बताएं सर। अनिल जी, आज का जो मेरा दूसरा F&O स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है वो स्टॉक है वेदांता। अनिल जी, 264 पे कल बंद हुआ है। आज ये खबरों में है, फोकस में रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बाकी के एल्यूमिनियम कॉपर स्टॉक्स में तेजी हुई है पिछले कुछ वीक्स में, इस स्टॉक ने कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म किया है। बट जिसका मुख्य कारण यही था, इनके जो डेट रिलेटेड इश्यूज है उसकी वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। बट कल जो बाजार बंद होने के बाद खबरें आई है कि इनके प्रोमोटर्स को जो बॉन्ड है, इनके जो बॉन्ड्स है उसमें सीरीज 4 बॉन्ड्स के लिए बॉन्ड रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए बॉन्ड होल्डर से अप्रूवल मिल गया। प्लस एनसीडी के जरिए कुछ 3500-3600 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। तो पॉजिटिव खबरें हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक अब परफॉर्म करना चाहिए। तो 275 के आज के टारगेट, 260 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक रहेगा पावर सेक्टर से पीएफसी में खरीदारी करने की सलाह। 393 पे कल बंद हुआ, 405 का टारगेट है, 388 का स्टॉप लॉस रखना है। ये भी जितने पावर स्टॉक्स है, पीएफसी है या पावर ग्रिड, एनटीपीसी, सब में आज एक तेजी दिखनी चाहिए। कल गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक बड़ा करार किया है सभी पावर कंपनीज ने, तो मुझे लगता है उसका एक डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट इन सब स्टॉक्स में दिखना चाहिए। चौथा स्टॉक है अडानी पोर्ट्स, जिसमें आज अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है, स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम, अच्छे फोकस में है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो खरीदारी करने की सलाह अडानी पोर्ट्स में फॉर अ टारगेट ऑफ 1130, स्टॉप लॉस ऑफ 1080। और फाइनली इंडिया सीमेंट में भी खरीदारी करने की सलाह है। 263 पे कल बंद हुआ है और मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। आज बाजार भी पॉजिटिव खुलने जा रहा है और मुझे लगता है ये खुलने के बाद ये तेजी और एक्सटेंड होनी चाहिए आज ड्यूरिंग द डे। और इंडिया सीमेंट शुड डू वेल। 270 का टारगेट, 260 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये हैं 4 और स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय।
वेदांता खरीदें, पीएफसी खरीदें, अदानी पोर्ट खरीदें और साथ ही साथ इंडिया सीमेंट खरीदें। ये राय आपके लिए आती हुई सेठी साहब की तरफ से। बेहतरीन पिक। तो आज सेठी साहब ने 4 पिक्स तो अभी और 2 पिक्स स्टॉक ऑफ पिक ऑफ द डे के तौर पर आपको दिए 6। आइए, कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। बताइए पिक ऑफ द डे। अनिल जी, सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और अनिल जी सेठी साहब ने जो होलसेल में पिक्स दिए हैं, हाँ। इससे अनिल जी समस्या ये पैदा हो गई कि मेरी जो पिक है वो सेठी साहब की पिक में शामिल हो गई है और फिर मैंने जो दूसरा शेयर चुना वो भी सेठी साहब ने रिकमेंड कर दिया है। तो अनिल जी, मैं जो अपनी ओरिजिनल पिक है उसके साथ जाता हूँ, एक और आपको राय दूंगा। तो 2 पिक्स मेरी स्वीकार कीजिए। एक सेठी साहब के साथ कॉमन है, चंबल फर्टिलाइजर, चार्ट पर ब्रेकआउट है, लगातार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, मुझे लगता है और ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। तो चंबल फर्टिलाइजर खरीद करके चले, 384 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 397, दूसरा टारगेट 405 रुपए का। दूसरी खरीदारी की राय है एक्सिस बैंक में, जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन आया और वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। कल भी हम देख रहे थे कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी के बनिस्बत दिखा रहा था एक्सिस बैंक। तो मुझे लगता है कि बैंक एक्सिस बैंक में आपको तेजी बनते हुए नजर आएगी। यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें 1095 का, 1095 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 1115 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1135 रुपए का। तो 1135 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में भी खरीदारी करें। दोनों लेवल्स कुणाल जी जो दे रहे हैं आप कैश के हैं या फ्यूचर्स के? अनिल जी, फ्यूचर्स के लेवल है, फ्यूचर्स के। तो एक बार जरा इनको चेक, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक और चंबल फर्टिलाइजर वापस लाएं फ्यूचर्स के लेवल के साथ। चंबल मेरे ख्याल से फ्यूचर्स में 389 के आसपास बंद हुआ। जी हाँ, 389 का बंद हुआ। 389 का क्लोजेस में 384 का स्टॉप लॉस लगाएं। 397 405 के टारगेट के लिए चंबल में करनी है खरीदारी। और एक्सिस बैंक का भी फ्यूचर ले आए। एक्सिस बैंक का फ्यूचर है 1105 के आसपास। अब स्टॉप लॉस एकदम परफेक्ट नजर आ रहे हैं। 1095 का स्टॉप लॉस, 1115 के टारगेट के लिए और 1135 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। सेठी साहब, आपकी जो ये बहुत सारी होलसेल वाली पिक्स जो थी ढेर सारी एक साथ, जिसकी वजह से कुणाल जी का मामला थोड़ा सा डगमगा गया, गड़बड़ हो गया। ये बताएं सर, आपका शो हर गुरुवार होता है मॉर्निंग वाला? ये जो कौन सा दिन फिक्स है आपका? हर गुरुवार। तो कुणाल जी, क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं प्रयास कि हर गुरुवार के दिन आप सबसे पहले आ जाएं सेठी साहब से भी पहले सर, ताकि देखो आपकी पिक तो सेठी साहब एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपकी कॉमन हो गई तो सेठी साहब तो दूसरी भी दे देंगे, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास बहुत सारी रहती है। जी अनिल जी, इससे इजी ये रहेगा कि अनिल जी आराम से सेठी साहब भी आए। अनिल जी बेवजह जल्दी उठकर जल्दी आते हैं, थोड़ा सा आराम से आएंगे तो अनिल जी मेरे बाद आ जाएंगे। तो अनिल जी दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। अनिल जी, हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? 8 से 8:30 तो मैं और दीप बातें करते रहे, 9 बजे तक करें हम दोनों? आपका स्वागत कर किया जाए। एग्जैक्टली। एक दो आदमी जो समय से आ रहे हैं उनको भी आप बिगाड़ रहे हैं। तो चलिए, बढ़िया है। वैसे कॉमन होने की संभावनाएं चंबल में हो गई है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स काफ़ी स्टॉक्स को पसंद कर भी रहे हैं। एक्शन भरपूर रहेगा इन्हीं पर। बिल्कुल सर। चलिए, ये है आपके लिए कुछ काउंटर्स जहां पर एक्शन आएगा। हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन। कुछ और स्टॉक्स जहां पर रखनी है नजर सेठी साहब। IEX, इनका भी अच्छा अपडेट आया। Q3 वॉल्यूम ग्रोथ 17% आई है। दिसंबर में वॉल्यूम ग्रोथ 15% की रही है। स्टॉक में भी रिसेंटली एक्शन देखा है। इस अपडेट के बाद क्या कुछ और एक्सपेक्ट करना चाहिए सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, तेजी होनी चाहिए इसमें भी आज। और अनिल जी ने जैसे ठीक कहा, मैं 5 स्टॉक देने के अलावा 5 तो एडिशनल एक्स्ट्रा रखता ही हूँ। अनिल जी, अगर मेरे पहले कुणाल जी का नंबर आता तो हो सकता है मैं चंबल चेंज करके दूसरा बोल देता। तो एक्सिस बैंक भी मेरा 6वां 7वां स्टॉक था और IEX भी 8वां स्टॉक था। अनिल जी, तो IEX में भी बिल्कुल तेजी करनी चाहिए। जो अपडेट्स आए, अपडेट्स काफी पॉजिटिव है और पावर स्टॉक्स वैसे भी अच्छे हैं और पावर ट्रेडिंग की ये जो प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है अब अच्छा करना चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह IEX में। आप तो है ना सेठी साहब, एक काम किया करो, टॉप 10 ही दे दिया करो। हाँ, है ना? क्या बाकी था? और टॉप से आओ आप सुबह सुबह, पहले थोड़ा सा और जल्दी आ जाओ हिमांशु जी, तो जल्दी। अरे अनिल जी सुनो, अनिल जी आपकी टाइम के साथ साथ मैं पहुंच चुका होता हूँ। रोज में 8 बजे मैं ऑफिस में ही होता हूँ अनिल जी। अच्छा, अरे वाह, वेरी नाइस। तो आप क्या करो, टॉप 10 दे दो और फिर सबको बोल दो इनमें से जिसको चूज लेनी ले लो। है ना? सही बात है। हाँ, तो सबके लिए काम आसान हो जाएगा। होमवर्क सेठी साहब कर लेंगे, आपको ऑफिसर करना रहेगा। आइए, सुमित जी भी है तैयार। सुमित जी, सुप्रभात। बताएं सर, क्या है इरादा? गुड मॉर्निंग अनिल जी।
अनिल जी, इरादा एक स्टॉक में तेजी करने का है और जो स्टॉक में तेजी करने का है वो है ट्रेंड का ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड स्टॉक चार्ट्स के ऊपर मजबूत दिख रहा है। कल भी मोमेंटम तेजी का बना हुआ था। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ट्रेंड में 3050 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 2970 2980 के पास है, तो 2980 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 3140 पहला टारगेट, 3200 दूसरा टारगेट, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा ट्रेंड। ओके, 3140 और 3200 के टारगेट के लिए ट्रेंड में करनी है खरीदारी, ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते आगे।